गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार। और आज की क्लास में हम सभी बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, ब्रेन हम सभी ने पढ़ लिया था कल। ब्रेन का जो भाग होता है तीन भागों में वो बटा हुआ होता है। उनके नाम क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, इन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था और अब उसके आगे का हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें हम सभी बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में। हम सभी यहाँ पर बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, कि न्यूरॉन क्या होता है, किस तरीके का होता है। सबसे पहले न्यूरॉन की अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमारा न्यूरॉन होता है ये हमारे तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है। तो सबसे पहले आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जाता है कि भाई यह बताओ कि जो भी हमारा न्यूरॉन होता है वह क्या है। तो आपको आंसर करना है तंत्रिका तंत्र की इकाई यह होता है। तो लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले न्यूरॉन। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम सभी न्यूरॉन। ठीक है, और इसी को हम सभी तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। इसी को हम सभी तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी यहाँ पर बात करेंगे। बेटा ब्रेन का टेस्ट में ले लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारा नर्वस सिस्टम का वह भाग है, तो नर्वस सिस्टम पहले खत्म होगा उसके बाद। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन की अगर आप बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर आता है तंत्रिका तंत्र क्या है, तो लिखिए यहाँ पर इट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यह तंत्रिका तंत्र की इकाई है। यह तंत्रिका तंत्र की इकाई है। यह तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम सभी यहां पर बात करते हैं कि जब हम न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं तो न्यूरॉन की जो कोशिका होती है वह किस तरह की दिखाई देती है। अगर आप सभी न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे तो न्यूरॉन की जो कोशिका होती है वह किस तरह से दिखाई देती है। न्यूरॉन को अगर आप देखो तो न्यूरॉन कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। न्यूरॉन जो होता है वह कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि जब हम न्यूरॉन को देखते हैं कुछ इस तरीके का दिखाई देता है और न्यूरॉन जो होता है वह 3 भागों में बटा हुआ होता है। तो न्यूरॉन की अगर आप बात करते हो तो इसके 3 पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं। 3 भाग आपको यहाँ पर इसके दिखाई देते हैं। 3 पार्ट्स और 3 भाग आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसके जो 3 भाग होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। पहले नंबर पर जो पाया जाता है उसे हम सभी कहते हैं डेंड्राइट्स। पहले नंबर पर जो पाए जाते हैं उसे हम सभी क्या कहते हैं, यहाँ पर डेंड्राइट्स कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो भाग होता है उसे हम सभी सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। कोशा भाग। और जो तीसरे नंबर पर आता है उसे हम सभी कहते हैं एक्सोन। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पहले नंबर पर पहले भाग। अगर हम सभी न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं, हम सभी अगर तंत्रिका के बारे में बात करते हैं, तंत्रिका कोशिका के बारे में बात करते हैं, तो यह तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट। जब हम तंत्रिका तंत्र को देखते हैं, या बच्चों देखो पढ़ाई पे ध्यान दो, पीडीएफ पीपीटी ये वो पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद आपको पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छे से बता देंगे। और साथ में सबसे पहली बात है कि जो बच्चे कह रहे हैं टेस्ट वाली बात, आपका टेस्ट तो होता ही है बीच बीच में,
जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक बीच में एमसीक्यूज कैसे करवा दूं मैं, आप ही बताओ, है ना। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर पहले पढ़ने पर ध्यान दीजिए और जो भी आपको पूछना है उसे बाद में पूछिएगा। और साथ में ही अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा कमेंट करेंगे तो एडिटर सर आपको ब्लॉक भी कर देंगे। तो मैं हमेशा हर क्लास में यही कहती हूँ कि पढ़ाई के ऊपर आप फोकस करिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में, तो जो न्यूरॉन होता है, ठीक है, उसको हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, तो आंसर करना, उसे हम सभी तंत्रिका कोशिका यहाँ पर कहते हैं। दूसरे नंबर पर यह तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है और यह 3 भागों में बटी हुई होती है। ये जो 3 भाग यहाँ पर होते हैं यह कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर आता है डेंड्राइट, दूसरे नंबर पर आता है सेल बॉडी जिसको हम सभी कोशा भाग कहते हैं, और सबसे लास्ट में आता है हमारा एक्सोन, ठीक है। अब हम अपनी इस कोशिका को देखते हैं, अपने इस न्यूरॉन को हम सभी यहाँ पर देखते हैं। और न्यूरॉन की अगर आप बात करें तो सबसे पहले नंबर पर ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये जो ब्रांचेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से ये जो ब्रांचेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम सभी डेंड्राइट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स के नाम से हम इसे यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये वाला जो भाग आपको बीच में दिखाई दे रहा है, इसको हम सभी किस नाम से जानेंगे? तो आंसर करना, इसे हम सभी सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि सेल बॉडी की अगर आप बात कर रहे हो, सेल बॉडी की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो, तो सेल बॉडी को कभी कभी सोमा भी कह दिया जाता है, कभी कभी इसको सोमा के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। किस नाम से? सोमा भी इसको कई बार यहाँ पर कह दिया जाता है, ठीक है। तो बीच में आपको यह सोमा यानी ये बीच में आपको यहाँ पर सेल बॉडी दिखाई देती है। इसके बाद जो आपको यह पीछे का हिस्सा दिखाई देता है, ये जो आपको पूरा का पूरा जो पीछे का हिस्सा यहाँ पर दिखाई देता है, इस पूरे के पूरे हिस्से को हम सभी एक्सोन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्सोन के नाम से हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं। तो एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। जब कभी भी हम न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे तो जो हमारा न्यूरॉन होता है वह 3 भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। जो शाखाओं जैसी संरचना यहाँ पर दिखाई देती है, जो ब्रांच जैसी संरचना यहाँ पर दिखाई देती है, इसे हम सभी डेंड्राइट्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यह जो डेंड्राइट वाला भाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह क्या करता है? जो भी संकेत होते हैं, जो भी स्टिमुलस होते हैं, जो भी संकेत होते हैं, उनको पकड़ता है, उनको रिसीव करता है, उनको ग्रहण यहाँ पर करता है। और दूसरे नंबर पर जो बीच वाला यह भाग दिखाई दे रहा है, यह एक नॉर्मल कोशिका की तरह कार्य करता है। जैसे एक नॉर्मल कोशिका होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही यह होता है। और जब हम एक्सोन के बारे में बात करते हैं ना, तो जो एक्सोन होता है वह क्या होगा? तो आंसर आपको करना है कि जो कुछ भी सिग्नल मिल रहे हैं, जो कुछ भी सिग्नल आ रहे हैं, उनको यह एक एक्सोन के माध्यम से ही दूसरे न्यूरॉन के पास भेजने का कार्य यहाँ पर करता है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मैम यह बता दीजिए कि क्या ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आंसर, हमारे पूरे कोशिकाओं में, पूरे हर मतलब बॉडी के हर एक पार्ट में यह पाए जाते हैं। और यह संवेदनाओं को, संकेतों को, सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाने का कार्य ये यहाँ पर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि अगर आप ब्रेन के बारे में बात करते हो तो ब्रेन में यह ज्यादा पाए जाते हैं, वैसे अगर आप देखो तो यह बाकी शरीर में भी पाए जाएंगे। और जो संकेत होते हैं, जो स्टिमुलस होते हैं, जो भी संदेश होता है, मैसेज होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाने का काम ये यहाँ पर करता है, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर हम चलेंगे। अब जब कभी भी हम लोग न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं, तो एक बात और यहाँ पर आती है, क्या? कि डेंड्राइट्स क्या कर रहा है? संकेत ले रहा है, और एक्सोन जो होता है वह इसको बाहर यहाँ पर निकाल देता है। यहाँ पर आपको इनके ऊपर, एक्सोन के ऊपर कुछ एक
लेयर भी दिखाई देती है और इस लेयर को हम सभी माइलिन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सेक्वॉन नाम की या स्वान नाम की सेल्स भी मिलती हैं। यहाँ पर आपको नोड ऑफ रेनवियर भी मिलता है और जो एक्सोन का सबसे लास्ट भाग होता है इसे हम सभी एक्सोन का टर्मिनल भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जब कभी भी हम न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं तो न्यूरॉन के भी प्रकार होते हैं। न्यूरॉन के भी यहाँ पर प्रकार होते हैं। न्यूरॉन की अगर आप बात करो तो यह 3 प्रकार के होते हैं। न्यूरॉन की अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो यह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है यहाँ पर जिसे हम सभी कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। पहले नंबर पर जो न्यूरॉन यहाँ पर आता है उसे हम सभी कहेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं बाईपोलर न्यूरॉन। दूसरे नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं बाईपोलर न्यूरॉन और तीसरे नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं बहुध्रुवीय यानी कि मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब हम बात करेंगे इन तीनों में क्या क्या अंतर होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इन तीनों में क्या क्या अंतर होता है, तो चलो समझते हैं। अगर हम यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं, हिंदी में जिसे हम कह रहे हैं एक ध्रुवीय, जिसके पास डेंड्राइट नहीं पाया जाता, जिसके पास डेंड्राइट होता ही नहीं है, इस तरह के न्यूरॉन को हम सभी एक ध्रुवीय कहते हैं। यह मुख्यतः मनुष्यों की अगर आप बात करो तो यह भ्रूणीय अवस्था में देखने के लिए मिलते हैं। जब हम भ्रूण होते हैं, जब हम एम्ब्रियो होते हैं, उस टाइम पर यह हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं, अकशेरुकी प्राणी मैंने आपको पहले भी समझाया है, जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और जिसके पास अगर आप देखो तो नोटोकॉर्ड नहीं होता। नोटोकॉर्ड क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप बात करते हो अकशेरुकी प्राणियों के बारे में, तो जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें आप देखेंगे एक ध्रुवीय न्यूरॉन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है बाईपोलर। बाईपोलर की अगर आप यहां पर बात करो तो जो बाईपोलर होते हैं उनमें आप सभी देखते हो डेंड्राइट और एक्सोन। क्या देख रहे हो? एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सोन यहां पर होता है। ठीक है, और उसी को हम सभी द्विध्रुवीय के नाम से यहां पर जानते हैं। ये कहां कहां पर मिलेंगे? तो आंसर करना, हमारी रेटिना में मिलते हैं। दूसरे नंबर पर ये जो हमारी घ्राण नसें होती हैं, जिसको हम सभी ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं, जो सूंघने में मदद करती हैं। जो भी सूंघेंगे आप सभी, जो भी यहाँ पर बदबू आ रही है, सुगंध आ रही है, ये जो संवेदना है, ये जो मैसेज है, इसको ब्रेन तक लेकर के जो जाती है उसे हम सभी घ्राण नसें कहते हैं। उनमें भी यह न्यूरॉन यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कान की नसें, है ना, कान की नसें। और फिर आता है यहाँ पर वेस्टिब्यूलो कोक्लियर। ठीक है, इनकी अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो यह कान का पिछला हिस्सा होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। बहुध्रुवीय। बहुध्रुवीय की अगर आप बात करो तो यहाँ पर आप क्या देखोगे? 2 या अधिक डेंड्राइट्स होंगे और एक एक्सोन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और ये कहां पर पाए जाते हैं? मस्तिष्क के आधार और मेरुरज्जु में यह पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से साइड हो जाती हूं मैं यहां पर। अच्छा, एक बच्चे ने यहाँ पर पूछा था इकरा फरमान ने कि मैम यह सीएनएस का पार्ट होता है और क्या मैम सीएनएस का फर्स्ट पार्ट ब्रेन और सेकंड मेरुदंड था, फिर मैम ये न्यूरॉन किसका पार्ट है? देखो बेटा इकरा, मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पर। पहली बात तो कि जो मेरुदंड है, ठीक है, हम वहां पर मेरुदंड का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने आपको बताया था मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु। ठीक है, तो जो मेरुरज्जु होता है और मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन होता है वो सीएनएस का भाग होता है।
और जो न्यूरॉन होता है वो पीएनएस का भाग होता है। किसका? पीएनएस का भाग होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर बताया था। ठीक है, चलो मेरुरज्जु क्या होता है बच्चा? आपके ब्रेन होगा, ब्रेन के नीचे की तरफ ये भाग होगा, उसी को हम सभी मेरुरज्जु यहां पर कहते हैं। एक बात बताओ सपना, मुझे आप एक क्लियर कट बात बताओ, आपने लगातार 5-6 कमेंट किए हो, है ना, और मैंने पहले भी बोला है कि आपके जो भी डाउट हैं उसको मैं आपको समझाऊंगी क्लास के बाद। दूसरे नंबर पर मैंने आपको यह भी यहां पर बोला है कि पहले चैप्टर खत्म होने दो। ठीक है, पहले चैप्टर यहाँ पे खत्म होने दो। आपकी क्लास में मैं पढ़ा ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों, जबकि ये बायोलॉजी फाउंडेशन बैच है, मेरा स्पेशल बैच है ये, पर आपकी क्लास में मैं पढ़ा ही नहीं पाती मन लगा के। इतना डिस्टरबेंस इस क्लास में आप लोग करते हो आते ही साथ। अगर ऐसा होगा तो आगे से जो कमेंट होंगे वो सारे के सारे मैं बंद करवा दूंगी। लास्ट में केवल और केवल 10 से 15 मिनट ही मैं उसको ऑन करवाऊंगी। ठीक है, अब जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी बैच खान सर से चालू करवा दीजिए। मैम 17th बीपीएससी के लिए आपकी क्लास काफी है ना? बेटा मैंने आपको क्या बताया, सबके लिए काफी है, सबके लिए काफी है। कई बार बता चुकी हूँ बच्चा कि पीसीएस लेवल तक आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए यह काफी है। ठीक है, अब ये बताओ, अब चलो ठीक है, इन बच्चे ने पूछा या जो भी है, अब ये बताओ मैं आप सबका एक एक करके आंसर करूं यहां पर या फिर मैं पढ़ाऊं? आप खुद सोचो इस चीज को कि अब जैसे एएलपी और टेक का बैच आएगा ना, नॉन टेक का कब तक आएगा? बेटा मैं समझती हूँ, आप सभी को आंसर भी मैं यहाँ पर करती हूँ। ठीक है, लेकिन आपको यह यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप यहाँ पर पढ़िए। लास्ट का आपको 10 मिनट में देती हूँ, तब आराम से आप सभी पूछो, जो कुछ भी पूछना है पूछो। मैम पीडीएफ नहीं आता, देख लो। तो कल से, मतलब कल नहीं, मतलब मंडे से जब आपकी यहाँ पर क्लास होगी तो सीधी सी बात है भाई कि जो कमेंट होगा उसे मैं ब्लॉक यहाँ पर करवा दूंगी। मैं बड़े अच्छे मन से आती हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन पूरा आप लोग खतरनाक तरीके से क्लास और मूड सब कुछ खराब कर देते हो। चलो अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, और न्यूरॉन की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो न्यूरॉन होता है वह पीएनएस का भाग होता है। किसका भाग होता है? पीएनएस का भाग यहाँ पर होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो पीएनएस होता है उसे हम सभी कहते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो यह परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूरॉन जो होता है वह क्या कार्य करता है? जो भी सिग्नल आ रहे हैं, जो भी संकेत आ रहे हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम यह करता है। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या थे? जो सिग्नल को रिसीव करते हैं और एक्सोन के माध्यम से सिग्नल को फिर किसी दूसरे न्यूरॉन तक भेज दिया जाता है। बस यही मैंने बताया। फिर मैंने क्या बताया कि जो न्यूरॉन होता है वह 3 तरीके का होता है। सबसे पहले नंबर पर पहला होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर की अगर आप बात करो तो जहां पर कोई भी डेंड्राइट नहीं पाया जाएगा। दूसरे नंबर पर होता है बाइपोलर। बाइपोलर की अगर हम बात करें तो ये आएगा एक डेंड्राइट और एक एक्सोन। और फिर यहाँ पर आएगा मल्टीपोलर, यानी कि 2 से अधिक डेंड्राइट और एक्सोन। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बात करते हैं, और एक स्पेशल बात और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि भाई 3 प्रकार से तो हम सभी ने इसको बांट दिया, लेकिन कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि ए पोलर का क्या मतलब है। ए पोलर का क्या यहाँ पर मतलब होता है? तो जहां पर कोई भी पोल, कोई भी ध्रुव दिखाई नहीं दे रहा, इसका यह मतलब होगा यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर न्यूरॉन होते हैं वहां पर आपको ना तो डेंड्राइट दिख रहा है, ना तो एक्सोन दिख रहा है, और इस तरह का जो न्यूरॉन जहां पर उसका भाग ही नहीं दिखाई दे रहा, उसे हम सभी अध्रुवीय यानी अपोलर न्यूरॉन के नाम से हम सभी इसे यहां पर जानते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इस तरह के न्यूरॉन कहां पर पाए जाते हैं। तो आपको आंसर करना है एमाक्राइन सेल्स ऑफ द रेटिना। रेटिना के एमाक्राइन कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं।
ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम यह किस तरह की कोशिका है, तो यह रेटिना में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? यह रेटिना में पाई जाती है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहां पर ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब जब हम लोगों ने यहां पर ब्रेन के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को एक बार फिर से मैं एक काम करती हूँ, आपको स्टार्टिंग से पूरा समझा देती हूँ। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को पूरा स्टार्टिंग से समझा देती हूँ, क्योंकि आप सभी बच्चे थोड़े से क्या हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक काम करती हूँ, मैं स्टार्टिंग से समझा देती हूँ, जहां से आपका यह तंत्रिका तंत्र शुरू हुआ है। ठीक है, अब तो खुश हो। चलो, तो सबसे पहले कॉपी पेन एक साइड में रखो और फिर से हम शुरू करते हैं, इसका रिवीजन करते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद फिर आगे मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको हम सभी दो तरीके से बांट करके पढ़ते हैं। कॉपी पेन साइड में रखो, सबसे पहले रिवीजन करा रही हूं, फिर से ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, टफ है, मतलब शब्द थोड़े से टफ लग रहे होंगे, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। ध्यान से सबसे पहले यहाँ पे सुनो। पहली बात कि जब कभी भी हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम को हम सभी दो तरीके से बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो होता है उसे हम सभी कहते हैं CNS और दूसरा होता है PNS। CNS की अगर आप बात करते हो, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, दूसरी तरफ PNS की अगर आप बात करते हैं तो इसे कहते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जब हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को देखते हैं तो इसके दो भाग हैं, पहला है मस्तिष्क और दूसरा है मेरुरज्जु। तो ध्यान देना बेटा, मेरुरज्जु और मेरुदंड दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मेरुदंड का मतलब होता है हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जबकि अगर हम बात करते हैं मेरुरज्जु के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो स्पाइनल कॉर्ड का मतलब होता है हमारे ब्रेन के जस्ट नीचे एक छोटा सा अंग जो कि CPU की तरह काम कर रहा है। CPU क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, तो कंप्यूटर में CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हर चीजों को क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। और आपकी स्क्रीन में क्या दिखना चाहिए, आपने कीबोर्ड से क्या किया, यहाँ पे संकेत भेजे, मैसेज भेजा, कोड भेजा, और आपका जो मॉनिटर है उसमें वो दिखाई दिया। पर इन सबको पूरे तरीके से कोऑर्डिनेशन करवाने वाला, पूरे तरीके से इनको कह सकते हो कि सामंजस्य बिठाने वाला कौन होता है? CPU होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु के बारे में, तो यह भी क्या होता है, CPU की तरह कार्य करता है कि आपका ब्रेन और बाकी का जो आपका शरीर का भाग है उनके बीच में ये कोऑर्डिनेशन बैठा रहा है, ये समन्वय यहाँ पर बैठा रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्लियर है। दूसरी तरफ परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र की अगर आप बात करते हैं, यह दो तरीके से यहाँ पर बटा हुआ होता है। पहला होता है स्वायत्त और दूसरा होता है कायिक। कायिक की अगर आप बात करो तो जो हम अपनी इच्छा शक्ति से कर सकते हैं उसे हम सभी सोमेटिक यानी कि कायिक कहते हैं। आप लिखना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, जो कुछ भी आप अपनी इच्छा शक्ति से करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक, ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक। जो चीज ऑटोमेटिक हो जा रही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या हो जा रहा है, ऑटोमेटिक यहां पर हो जा रहा है, और उसे हम सभी कहते हैं स्वायत्त। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आप आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो आईज होती है वह ब्रॉड हो जाती है, वो चौड़ी हो जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो रोशनी है वो हमारी आंखों में पहुंचे और हम अंधेरे में भी अच्छे से देख सके। ठीक है, लेकिन जब आप धूप में जाते हो तो आपकी आंखें कैसे हो जाती है, बंद होने लग जाती हैं, आंखें ऐसे हो जाएंगी बिल्कुल। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपकी आंख कह रही है कि इतना ज्यादा प्रकाश सही नहीं है, हमें कम प्रकाश की आवश्यकता है, और आंखों को क्या कर लेना है इस तरीके से, ताकि कम प्रकाश हमारी आंखों में जाए
उतना पर्याप्त है चीजों को देखने के लिए। तो आपने क्या देखा, एक तरफ आंखें कैसी हो रही थी, एकदम बड़ी, एक तरफ कैसी हो रही थी आंखें, एकदम छोटी, है ना। तो इस तरह का जो हमारे अंदर ऑटोमेटिक चीजें होती हैं उन्हें हम सभी कहते हैं अनुकंपीय और परा अनुकंपीय, ये साथ में काम करती है। तो यह आपका क्या हो गया, स्वायत्त के अंदर यहां पर आता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को न्यूरॉन यहां पर पढ़ाया, न्यूरॉन की अगर आप यहां पर बात करते हो तो न्यूरॉन जो होता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, वो हर जगह पाई जाएगी, वो हर जगह पाई जाती है, पर ब्रेन में वह ज्यादा होती है, पर वैसे वो हर जगह पाई जाती है, पर ब्रेन में वह ज्यादा होती है। लेकिन भाग किसकी होती है, किसके इशारों पर वह काम कर रही होती है, पीएनएस के इशारों पर वह कार्य कर रही होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान यहां पे आपको रखना है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, जब हम पीएनएस को यहां पर देखते हैं, जब हम यहां पर पीएनएस को देखते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र को देखते हैं, तो यहां पर दो चीजों को और हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, और ये जो दो चीजें होती हैं वह क्या है, एक है अभिवाही तंत्रिका तंतु और दूसरी होती है अपवाही तंत्रिका तंतु। हिंदी में कह दिया, अब इंग्लिश में अफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर्स, इनका क्या मतलब है। तो जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था कि मान लीजिए कि आपको थप्पड़ मारा गया बहुत तेज, ठीक है, वो जो भी सिग्नल होगा, वह जो भी मैसेज होगा, वह आपके गाल से आपके ब्रेन तक पहुंचेगा, आपके गाल से आपके ब्रेन तक पहुंचेगा, है ना, पहुंचेगा ना। तो जब कोई भी ऑर्गन है, कोई भी अंग है, उससे वो कहां पर पहुंच रहा है, सीएनएस के पास, यानी आपके ब्रेन के पास वह पहुंच रहा है। तो किस मार्ग के माध्यम से पहुंचेगा, तो आंसर करना अभिवाही तंत्रिका तंतु यानी कि अफरेंट नर्व फाइबर के माध्यम से ही यह कहां पर पहुंचेगा, तो आंसर करना हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। तो जो आप न्यूरॉन पढ़ रहे थे ना बेटा, ये क्या है, आपका न्यूरॉन ही तो ये सभी संवेदना को, ये सभी संकेतों को, सिग्नल्स को पकड़ करके लेके जाएगा, और किस रास्ते से जाएगा, अभिवाही तंत्रिका तंतु यानी अफरेंट नर्व फाइबर्स। ठीक, अब मैंने कल की क्लास में भी आपको समझाया था कि हमारा जो ब्रेन होता है वो फिर एनालिसिस करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रोना चाहिए, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, या फिर सामने वाले पकड़ करके मैं उसको भी धुन दूं अच्छे से, खूब पिटाई कर दूं उसको अच्छे से। अब ये सब बातें आपका सीएनएस यानी कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी कि आपका ब्रेन ये सब एनालिसिस करेगा, ये सब यहाँ पर सोचेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि आपका जो सीएनएस है, आपका जो ब्रेन है, उसने जो भी सोचा वो अब इफरेंट नर्व फाइबर यानी अपवाही तंत्रिका तंतु के माध्यम से कहां पर पहुंचेगा, अंग विशेष में पहुंचेगा, अंग में पहुंचेगा, जहां पे भी उसको यह सिग्नल पहुंचाना है। जैसे सोचा उस बच्चे ने कि भाई पापा तो आज मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं भाग जाता हूं। ठीक है, तो ये जो सिग्नल है कि मैं भाग जाता हूं, वो उसके पैरों पर पहुंचा और उसके पैर ने क्या कहा, भागना शुरू किया, वो भाग गया वहां से। ठीक है, तो जब आप यह देखेंगे कि आपका जो ब्रेन है यानी कि सीएनएस है, उसने जो कुछ भी सोचा है वो कहां पर गया, तो आंसर करना कि वो आपके अंग के पास यहां पर गया। ठीक है, तो आंसर आपको क्या करना है कि जो सीएनएस है उसने जो कुछ भी सोचा, जो भी संकेत उसने सोचा, जो भी उसने ऑर्डर दिया है, वो अब अपवाही तंत्रिका तंतु यानी अफरेंट नर्व फाइबर के माध्यम से कहां पे पहुंचेगा, अंग के पास यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, तो यही क्या है, हमारे दो तरह की तंत्रिकाएं यहां पर काम कर रही हैं, पहला अभिवाही और दूसरी कौन सी है, अपवाही। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। ठीक है, राजलक्ष्मी नमस्ते बोल देना बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम न्यूरॉन और नर्व क्या यह दोनों एक जैसे हैं या फिर अलग अलग हैं। प्यारे बच्चों, दोनों ही चीजें अलग हैं, दोनों ही चीजें यहां पर बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन बिल्कुल अलग होते हैं, और अगर हम बात करते हैं यहां पर नर्व के बारे में, तो ये नर्व बिल्कुल अलग यहां पर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर नर्व यानी कि नसों के बारे में।
अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? नर्व, यानी कि नसों के बारे में। नर्व क्या होती हैं? नर्व क्या होते हैं? तो आपको यह बताना है कि जो नर्व होती है वह भी दो तरह की होती है। ठीक है, नसें जो होती हैं वह दो तरीके की होती हैं। पहली जो होती है उन्हें हम कहते हैं सेंसरी नर्व, और जो दूसरी होती है वो है मोटर नर्व। हिंदी में संवेदी नसें और मोटर नसें। अब इसे समझते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको जो थप्पड़ पड़ा था, आपको जो थप्पड़ पड़ा था वो कहां से ब्रेन में पहुंचा होगा? आपके गाल में सेंसरी आपकी जो त्वचा होती है वो क्या है यहाँ पर? तो आंसर करना कि हमारी जो त्वचा होती है वह एक सेंसरी ऑर्गन है, यानी कि वह एक संवेदी अंग है। वहां पर संवेदना हो रही है, वहां पर फील आपको महसूस हो रहा है, और वह जो संवेदना है, वो जो सेंस है, वो कहां पर पहुंचा? आपके ब्रेन के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? आपके ब्रेन के पास यहाँ पर पहुंचा, और उसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहेंगे? सेंसरी नर्व। क्या कहेंगे? सेंसरी नर्व। ठीक है, तो संवेदी नसें यानी सेंसरी नर्व से ही तो यह सिग्नल कहां पर पहुंचा था? आपके ब्रेन के पास पहुंचा। ठीक है, और आपके ब्रेन ने जो काम करने का सोचा वो वापस आपके पैर, आप भाग रहे थे ना, आपके पैरों के पास कैसे वो पहुंचा? तो आंसर करना, मोटर नसों से पहुंचा। किससे? मोटर नसों। तो मोटर क्या होता है? अगर आप किसी मशीन को देखें तो हम उसे कहते हैं ना मोटर लगा है, मोटर है, ये तो मोटर है। तो मोटर का क्या मतलब होता है? जो काम कर रहा है। तो वही क्या हो गया? मोटर नसें। तो संवेदनी नसों से जो भी सिग्नल थे वो हमारे ब्रेन तक पहुंचे, और हमारे ब्रेन ने जो भी यहां पर डिसाइड किया वो वापस अंगों तक किसके माध्यम से पहुंचा? सेंसरी नर्व, यानी कि संवेदी नसों के माध्यम से पहुंचा। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है ना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जब हम यहां पर इन नसों को देखते हैं तो यह नसें फिर से दो तरीके से यहां पर विभाजित हो सकती है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखें तो कुछ नसें हमारे सिर के आसपास होती है। कहां पर होती है? हमारे सिर के आसपास होती हैं। और कुछ नसें हमारी जो स्पाइनल नसें कहलाती हैं वह रीढ़ की हड्डी की नसें यहां पर कहलाती है। तो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछता है क्या कि यह बताओ कि नसों की अगर आप बात करते हैं तो सिर में जो नसें पाई जा रही हैं, तो आपको मैंने पढ़ाया ना, कपाल कहते हैं इस चीज को। कपाल याद आया? जो हमारे स्कल होता है, जो हमारी खोपड़ी होती है, तो खोपड़ी के ऊपर इस वाले भाग की अगर आप बात करो तो इसे क्या कहते हैं? कपाल। और मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि कपाल में आपको 8 बोन्स, 8 हड्डियां दिखाई देती है ना। तो यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि कपाली नसें या तंत्रिकाएं की अगर आप यहां पर बात करते हो, तंत्रिकाओं की अगर आप यहां पर बात करते हो, तो आपके सिर वाले हिस्से में कितनी तंत्रिका है? तो आंसर करना कि वहां पर आपको 12 जोड़ी में कपाल तंत्रिकाएं दिखाई देती हैं। और अगर आप अपने रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करें तो आपके रीढ़ की हड्डी में 31 जोड़ी, 31 जोड़ी में आपको स्पाइनल नर्व्स दिखाई देती हैं। रीढ़ की हड्डी के आसपास यह दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यह दोनों तरह की तंत्रिकाएं मिल करके सभी के सभी सिग्नल्स को, कार्यों को कंट्रोल करती हैं। हम हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, एक जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, सो रहे हैं, हंस रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो यही तंत्रिकाएं है ना। नसों को हम सभी तंत्रिकाएं कहते हैं। ठीक है, यही तंत्रिकाएं मिल करके यहाँ पर कार्य कर रही है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि यह बताओ कि कपालीय तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी में पाई जाती है? 12 जोड़ी में। फिर आपसे पूछा जाता है कि स्पाइनल नर्व्स यानी कि स्पाइनल जो तंत्रिका होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी में पाई जाती है। और ये सब मिल करके, ठीक है, ये सब मिल करके ही हमारे हाथ पैर को चला रही हैं, हमारे पूरे शरीर को यह चला रही हैं। ठीक है, आप लोगों ने कठपुतली डांस देखा है? कठपुतली डांस देखा है आप लोगों ने? उसमें क्या होता है कि वैसे तो आजकल हर प्रदेश में ये सब होने लगा है, लेकिन पहले के टाइम पे राजस्थान और एमपी वाला जो इलाका होता था वहां पे कठपुतली डांस होता था, या फिर आपने टीवी में देखा होगा या सुना होगा इस बारे में। तो
तो वहां पे छोटी छोटी गुड़िया और गुड्डे बनाए जाते हैं। जो गुड्डे और गुड़िया यहाँ पर बनाए जाते हैं उनमें उनको रस्सी से बांध दिया जाता है, और एक यहाँ पर व्यक्ति होता है, वो उन रस्सियों को अपनी उंगलियों में बांधता है और इस तरह से हिलाता है। ठीक है, जैसे वो इस तरह से हिलाता है वैसे ही वो जो कठपुतलियां होती हैं वो डांस करती हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आप देखोगे कि भाई चलो अब तुम इस तरह से डांस करो, अब तुम इस तरह से डांस करो, इस तरह से डांस करो, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप अपने शरीर को देखते हो तो आपके शरीर में ये जो तंत्रिकाएं हैं ना, ये बिल्कुल आपके शरीर के हर एक भाग को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। आप जो भी कार्य करेंगे उसको यही यहाँ पर कंट्रोल करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। फिर मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया न्यूरॉन। क्या पढ़ाया बेटा मैंने आपको? फिर यहाँ पर न्यूरॉन। न्यूरॉन की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो इसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र की इकाई। क्या कह रहे हैं इसे हम सभी? तंत्रिका तंत्र की इकाई। और जब हम तंत्रिका तंत्र की इकाई के बारे में बात करते हैं, और यह 3 भागों में बटे हुए होते हैं। ठीक है, इनके 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो होगा आपका डेंड्राइट। ये जो आपको ब्रांच की तरह संरचना दिखाई दे रही है, शाखा की तरह संरचना दिखाई दे रही है, इसी को हम सभी किस नाम से जानते हैं? डेंड्राइट्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, बीच वाला जो बड़ा सा हिस्सा दिखता है इसे हम सभी सोमा या फिर सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। और ये जो पीछे ये पूंछ वाला जो हिस्सा यहाँ पर दिखाई देता है इसे हम सभी किस नाम से जानते हैं? एक्सोन के नाम से हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पर? फिर मैंने आपको यह समझाया यह 3 तरह के हो सकते हैं, एक ध्रुवी, द्विध्रुवी और बहुध्रुवी। साथ में मैंने आपको यह भी समझाया कि कभी कभी हमको यहाँ पर अध्रुवी न्यूरॉन भी दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां तक मैंने आपको समझा दिया था। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। एक और मुझे आपको समझाना था। चलो इसमें शो नहीं हो रहा है, मैं आपको समझा देती हूँ, वो अलग से समझा देती हूँ। ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया ना सभी बच्चों को? चलो ठीक है, चलो फिर आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल मैं आप लोगों को यहां पर समझाऊंगी, कल मैं आप लोगों को समझाऊंगी इसके आगे का। और कल मैं आपको कल तो अच्छा छुट्टी है, ठीक है, कल तो आपकी क्लास नहीं होगी, तो परसों मैं आप लोगों को रिफ्लेक्स एक्शन समझाऊंगी। क्या समझाऊंगी? रिफ्लेक्स एक्शन समझाऊंगी। और उसके बाद फिर परसों की ही क्लास में, मतलब मंडे को ही मैं आप लोगों का टेस्ट भी लूंगी। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलो, तो आज के सेशन को हम सभी इतना ही रखेंगे। उम्मीद करती हूं कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा। और संडे को आप लोगों की क्लास में नहीं लूंगी। ठीक है, संडे को मैं आप लोगों की क्लास यहाँ पर नहीं लूंगी, पर वैसे सोच रही थी कि ले लूं, लेकिन संडे को मैं बॉटनी पढ़ाने वाली थी। फिर आप में से कुछ बच्चे कहोगे कि मैम बॉटनी अचानक से कैसे शुरू हो गया, तो इसीलिए काम करते हैं, संडे को इस बार आप लोग आराम करना, मंडे को मिलते हैं। और मंडे को मैं आप लोगों को रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाऊंगी और मंडे को मैं आप लोगों का टेस्ट भी यहाँ पर लूंगी। ठीक है, चलो, तो आज के सेशन को हम सभी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।